हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ईटीएस भी बोलते हैं। एंड सेकंड टॉपिक है इसी के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन दोनों को हम पढ़ेंगे आज, और हम ये भी जानते हैं इन दोनों का रोल क्या है, एटीपी सिंथेसिस। ये दोनों रोल कहाँ प्ले करते हैं, एटीपी को फॉर्मेशन करने में, जो एनर्जी करेंसी है उसको बनाने में रोल प्ले करते हैं। इसको हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, और साथ में ये भी बता करेंगे कि कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं नीट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम बोलते हैं, बात करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ पाथवे चलते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल या टीसी साइकिल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तब जाकर कहीं हमें क्या मिलती है, एनर्जी की करेंसी, जिसको बोलते हैं एटीपी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमें मिलता है इनर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं एमटी लिख रहा हूँ उसके लिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलेगा, एक क्रिस्टी पे मिलता है। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वह बना भी किसी का होगा। ये 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। इसके लिए 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स 1 रोमन अंक हम बोल रहे हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, और 4 नंबर पर आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4, और 5th नंबर पर आता है कॉम्प्लेक्स 5। ये 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर। अगर ये मेरे पास इनर मेम्ब्रेन है तो इस इनर मेम्ब्रेन पर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर 1 कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स, फिर हमारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स, 4th कॉम्प्लेक्स, एंड ऐसे ही हो गया हमारे पास 5th कॉम्प्लेक्स। बस ये बताने के लिए बता रहा हूँ, और ये इस तरीके से अरेंज है। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इनको बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी चेन, जो इसके अनदर नाम है। ठीक है बच्चों, आपको ये कॉम्प्लेक्स पता चल चुके हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, जिस पर लगे हुए हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं इसी के लिए। देखो, जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, अब ये खुद देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो बनी हुई इन 5 कॉम्प्लेक्स है, लेकिन खुद कॉम्प्लेक्स से किसी मॉलिक्यूल से बने होंगे ना, तो उनकी बात करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स किस किस के बने होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, NADH, डिहाइड्रोजनेज। जो कॉम्प्लेक्स 1 या NHA डिहाइड्रोजनेज है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। तो ये बना किसका होता है, तो बच्चों इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है FMN और दूसरा होता है हमारे पास FES। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल का बना होगा, और यहाँ पर एक एंजाइम भी होता है, जो NADH डिहाइड्रोजन नाम का एंजाइम होगा, जो NADH मॉलिक्यूल को क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा, NADH+H+, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा यहाँ से, इसका NAD, ऑक्सीडाइज होगा NAD+, और इससे क्या रिलीज होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और एनर्जी, ये चीज़ यहाँ से रिलीज होगी, और एंजाइम का नाम क्या होगा, NADH डिहाइड्रोजनेज, और ये प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर। एंजाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 है, ऐसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेकंड भी है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या सक्सिनेट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं,
ठीक है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स भी 2 मॉलिक्यूल से बना होता है, FAD फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा मॉलिक्यूल होता है इसके पास FES। उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसका नाम है SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात कर रहा हूँ। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, तो ये भी क्या काम करेगा, इसका काम भी होता है FADH2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना, और ऑक्सीडाइज करके इससे क्या बनाना, FAD प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मेरे पास कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसको मैं C3 रोमन अंकों में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और एक और नाम है इसका, वो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आते हैं नीट में इस तरीके के कि BC1 कॉम्प्लेक्स कौन सा है, BC1 कॉम्प्लेक्स बना किसका होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स BC1 की बात करूँ तो इसके अंदर साइटोक्रोम BC मॉलिक्यूल मिलेगा, B6, उसके बाद FES नाम का मॉलिक्यूल, और उसके बाद मिलेगा साइटोक्रोम C नाम का मॉलिक्यूल, साइटोक्रोम C1 मॉलिक्यूल। इसे नाम क्या है इसका, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आएगा हमारे पास, जिसका नाम क्या है, C रोमन अंकों 4, या हम बोल सकते हैं इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है ना, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, तो ये भी किसी मॉलिक्यूल का बना होगा। तो बच्चों इसमें होते हैं 2 कॉपर सेंटर, क्या होते हैं इसके पास, 2 कॉपर सेंटर, जिन्हें हम बोलते हैं कॉपर A, और दूसरा होता है कॉपर B। उसके बाद 2 होते हैं यहाँ पर साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल, 2 साइटोक्रोम के यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे। पहले का नाम है साइटोक्रोम A, दूसरा है साइटोक्रोम A3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका। अब इसका भी जो कॉम्प्लेक्स 4 का काम मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, वो भी कहाँ पर, मैट्रिक्स के अंदर। ये आपको याद रखना, बाकी हम डिटेल में समझेंगे अभी और आगे। ये कॉम्प्लेक्स 4 हो चुका है। ऐसे हमारे पास क्या है, जो कॉम्प्लेक्स 5 है बच्चों, इसका नाम है ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज। जो ATP सिंथेटेज नाम का कॉम्प्लेक्स होता है, ये बना होता है 2 पार्ट से, F1 और F0। ठीक है, जो F1 होता है उसे बोलते हैं हेड पीस, जो कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स में होता है। जबकि F0 की मैं बात करूं, ये एम्बेडेड पार्ट है। एम्बेडेड मतलब होगा मेम्ब्रेन के अंदर दबा हुआ पार्ट, एम्बेडेड पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पे मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन में। यहाँ तक बच्चों आप सबका क्लियर हो चुका है कि कॉम्प्लेक्स 5 कैसे होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 के बाद हमारे पास F1 F0 वाला एरिया हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको भी समझेंगे हम। ATP का फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब हम इन सबको कॉम्प्लेक्स को अप्लाई कर आगे समझने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने पाथवे पढ़े हैं उनको समझ लिया, उन्होंने करा क्या क्या था अब तक। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स से पहले हम बात करते हैं पाथवे के बारे में। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा था, एक पहला पाथवे था ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन, और क्या बन रहा था, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। जिस समय ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, उस समय 2 चीज हमें कॉमन देखने को मिल रही थी। एक थी 2NADH का मॉलिक्यूल, 2NADH प्लस H का मॉलिक्यूल, और नेट 2 ATP। बनती 4 है, 2 निकाल कर हम 2 बचती है, हमें मालूम है। तो 2 ATP नेट HLP लेवल की। ठीक है, उसके बाद 2 पायरुविक एसिड से क्या बना था हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं एसिटिल कोएंजाइम के। ठीक है, इसके बीच में भी लिंक रिएक्शन में भी क्या बन रहे थे हमारे पास, 2NADH प्लस H प्लस के मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका।
उसके बाद जब एसिटाइल साइकिल क्रेब्स साइकिल में एंट्री करके एसिटिल कोएंजाइम, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा था, देखो 1 से 3, तो 2 मॉलिक्यूल से 6 NADH+ के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 FADH2 के मॉलिक्यूल, और उसके बाद हमें 2 ATP मिलती हैं या 2 GTP SLP लेवल पर। ठीक है, इसके बाद जो SLP से लेकर अगर जितनी भी प्रोटीन बनेगी वो बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब हमारा NADH हो या हमारे पास FADH2, अब वो ATP बनाएंगे OP के द्वारा। OP मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया, आपको याद रहेगा, इतना समझ चुके होंगे यहाँ तक आपका। OP मतलब SLP लेवल। अब यही NADH2 मॉलिक्यूल एक्चुअल में AT बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन मॉलिक्यूल के पास क्या है, या तो हमारे पास NADH की मैं बात कर लूं, देखो जो NADH मॉलिक्यूल है ये कोएंजाइम है और दूसरा FADH, दोनों कोएंजाइम मॉलिक्यूल है। और इन दोनों का काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस एनर्जी को कैरी करना। अब ये कैरी करके लेकर जाएंगे, तो कैरी करके लेकर जाएंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इन पाथवे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को उठाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या बोल सकते हैं हाइड्रोजन को उठाएंगे यहाँ से और कहाँ लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। ठीक है, तब जाके ये AT बनाने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब NADH से होता क्या ये हम पता, देखो एक NADH प्लस H मॉलिक्यूल से बनती है 3 ATP, ठीक है, और एक FADH2 मॉलिक्यूल से बनती है बच्चों 2 ATP। ये कैसे बनेगी, इसमें कुछ थोड़ा सा चीज चेंजेबल है, वो हम बाद में बात कर लेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। प्लस 4H+ आयन जब ट्रांसपोर्ट होंगे या डिफ्यूज होंगे या फिर पास आउट होंगे किससे, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तब जाकर एक ATP का फॉर्मेशन होगा हमारे पास। इसको हम अब डिटेल में समझ लेंगे कैसे कैसे होगा ये। यहाँ तक आपको ये डेटा याद रखना है कि NADH से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP और 4H+ जाने से 1 ATP का फॉर्मेशन होगा यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और एक चीज रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। जो हमने वहां जैसे से पढ़ा था, यही सारा थोड़ा ऐसे ही हमें पढ़ने को देखने को मिलेगा। देखो ATP सिंथेसिस हमने कहाँ पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब हमने वहां पर पढ़ा था तो उसको बोला गया था फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला गया था, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला गया है, इसका मतलब कुछ तो चाहिए उसे भी AT बनाने के लिए। तो वहां पर हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट थी। पहला था मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी हमारे पास वहां पर, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। उसके बाद ये तो होगा क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम बात करें तो बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, OP लिख दूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो मेम्ब्रेन, तो यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन है यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या चाहिए था हमें यहाँ पर, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाहिए हमें यहाँ पर मेम्ब्रेन के बाद एक प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप यहाँ भी चाहिए, तो प्रोटॉन पंप हमें यहाँ पे भी चाहिए, कोई दिक्कत दोनों में। प्रोटॉन पंप, जो ये दोनों प्रोटॉन पंप है एक ही चीज पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन NCERT नहीं लिखती, लेकिन होता फैसिलेटेड डिफ्यूजन ही दोनों जगह। उसके बाद प्रोटॉन पंप के बाद हमें चाहिए एंजाइम, नाम क्या है, ATP सिंथेटेज। तो एंजाइम तो यहाँ भी चाहिए हम लोगों को, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ का प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये हमने कैसे जनरेट किया था, हमें मालूम है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और OP के अंदर भी हमको चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। और दोनों जगह प्रोटॉन ग्रेडियंट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ETS ने जनरेट किया था, और यहाँ पर भी कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS।
इसी का दोनों एनसीईआरटी जगह मेंशन करती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जनरेट करता है ईटीएस, तब जाके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या जनरेट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा तो यहाँ पर तो होता है, कहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो रेशियो देखने को मिलता है वो मिलता है हमारे पास ल्यूमेन से लेकर, ल्यूमेन में यहाँ मिलता है हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दोनों का आपको क्लियर हो चुका होगा। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें भी यहाँ बनाना प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए हमें क्या चाहिए, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, और क्या चाहिए हमें एटीपी सिंथेटेज, और उसके बाद चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो दोनों जगह रिक्वायरमेंट था, और हमें पता है कि वहां का कैसे बना था और ओपी वाला कैसे बना है, जिसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्स हम बात कर रहे हैं। अब वही हमें समझना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सीधा क्या करते हैं, अब हमें समझते हैं कि कैसे कैसे एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इन 5 कॉम्प्लेक्स से। तो सबसे पहले क्या बनाना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए हम सबसे पहले 5 कॉम्प्लेक्स को अरेंज कर लेंगे। कहाँ पर, या सेल तो अरेंज करके रखती है, हम खुद को बताने के लिए अरेंज कर लेते हैं। कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन पर। इसका मतलब ये पार्ट क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अगर ये इनर मेम्ब्रेन है तो ये वाला एरिया जहां पर चीजें हमें दिख रही है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 नाम लिखा हुआ है, जहां पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, वो एरिया कौन सा है, मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अबव एरिया कौन सा हमारे पास, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS। और इसके ऊपर कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका। अब हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट तो जनरेट करना है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट के लिए एनसीईआरटी सीधा बोलती है कि जब हम यहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, लाइट एनर्जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है, लाइट एनर्जी के द्वारा एटीपी फॉर्मेशन का होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एटीपी फॉर्मेशन होगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी कहां से मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से निकलने वाली, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से एनर्जी निकलती रहे, तब जब किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, उसका यूज कर हम एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब सीधा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो हमें दिख रही है दोनों 5 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है इन कॉम्प्लेक्सों का थोड़ा सा अलग टाइप से, जैसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, कॉम्प्लेक्स 5 हो गया। ये इसी तरह से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तरफ जिधर NADH FADH के मॉलिक्यूल बनते हैं या आते हैं उधर का एरिया को बोलते हैं मैट्रिक्स, और जिधर ये अपना H+ या मैट्रिक्स H+ कहाँ डालते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के, तो वो उसका अपोजिट पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम सीधा बात करते हैं जो हमने अब तक देखा था। देखो, जब क्रेब साइकिल चल रही थी या ग्लाइकोलाइसिस टीसी साइकिल चल रही थी, उसी टाइम पर NADH का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जो NADH का मॉलिक्यूल था वो अपने साथ क्या लाया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस एनर्जी। अब ये मॉलिक्यूल उठ के कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 1 के पास। जब ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास उठकर आएगा तो यहाँ पर इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होती है क्या बन जाएगा, NAD+। तो ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब ये रीऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल तो वापस किसके पास आएगा, क्रेब साइकिल दोबारा चार्ज होने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी टाइम पर ये अपना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहाँ छोड़ देगा, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इनका क्या होना, ध्यान रखना इस बात, 2H+ कहाँ छोड़ दिया इन्हें, मैट्रिक्स के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ जाएंगे, FMN के पास, जो कॉम्प्लेक्स 1 का फर्स्ट मॉलिक्यूल है। इसके बाद जाएंगे, अब जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तो रख नहीं पाएगा, एक एक करके अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा FES को। जब FES को देगा इसका मतलब FN का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और FES का हो जाएगा रिडक्शन। इसी टाइम पर ये 4H+ मैट्रिक्स से, कहाँ से, 4H+ मैट्रिक्स से, यहाँ से निकलने वाली एनर्जी की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की है, कहाँ भेज देगा 4H+ को, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास। दोबारा सुनना बच्चों, कॉम्प्लेक्स 1 में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है NADH से निकला हुआ, तो FMN से FES की तरफ जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखने को मिलता है। उसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या होता है बच्चों,
एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी का फायदा उठाकर 4H+ मैट्रिक्स से कहाँ चले गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का भी कुछ होना है, तो जो इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल FeS से सीधे कहाँ जाएंगे, यूबिक्विनोन के पास, जो कहाँ है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर, और जो क्या है, एक हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल है। तो जब हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल है तो ये अपने साथ हाइड्रोजन तो लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस क्या लेगा, हाइड्रोजन। तो 2 करके 4 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से, तो क्या बनाएगा, UbQH2। ठीक है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा लेकिन समझने की बात कर रहा हूँ, UqH2 लिखा हुआ है यहाँ पर ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन से ले लिए। अब ये हाइड्रोजन कैरियर तो घूमेगा, जैसे कि वहाँ घूम रहा था प्लास्टोसाइनिन की उसकी तरह, प्लास्टोक्विनोन की तरह, सेम यहाँ भी रोटेट करेगा, और रोटेट करते समय अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा साइटोक्रोम B6 को। इसी समय वीक पड़ जाएगा, और वीक पड़ते ही अपने जो 2 करके 4H+ थे कहाँ डाल देगा, यहाँ ले आएगा इनको, किसमें ले आएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। तो इलेक्ट्रॉन भी किसके पास आ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास आ चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन आए थे वो भी H+, वो भी कहाँ पर आ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास आ चुके हैं, और यूबिक्विनोन फ्री हो चुका है, वो रोटेट कर चुका है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम B6 से चलेंगे, साइटोक्रोम B6 FeS साइटोक्रोम C, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिलेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का फायदा उठाकर 4H+ आयन कहाँ चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे मैट्रिक्स के, फिर चले जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। तो 4H+ यहाँ से भी आ चुके हैं। ठीक है, जब NH का मॉलिक्यूल का रिडक्शन क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होना है, देखो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीडेशन करते जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, साइटोक्रोम C के पास। अब साइटोक्रोम C कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास है, और किससे बाउंड है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। ये मेम्ब्रेन जो है, अब इस मेम्ब्रेन से बाउंड है, लेकिन साथ में चलती भी है, जैसे प्लास्टोसाइनिन चलती है ना, उसकी बिल्कुल असेंबल है। ये ऐसी चलेगी, एक इलेक्ट्रॉन लेगी और लेकर कहाँ जाएगी, कॉम्प्लेक्स 4 के पास चल रही है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंच चुकी है। तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, किसको, कॉपर A को, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कॉपर A से पहले क्या होगा, रिडक्शन, फिर कॉपर A इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम A को। तो रिडक्शन हो जाएगा किसका, साइटोक्रोम A का, और कॉपर A का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन, और जो देगा उसका ऑक्सीडेशन। इसका इस पाथ में एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा कोई, एक बार देगा, तो लेने देने में इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी टाइम पर एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, उसी टाइम पर 2H+ आयन और कितने मैट्रिक्स से कहाँ चले जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका। अभी इलेक्ट्रॉन का क्या होना, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स के अंदर आ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स के अंदर आते ही, तो और वहाँ क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर प्रोटॉन 2H+, या तो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कि NADH टूटे या FADH टूटे, तो सारे यहीं आने होते हैं। ठीक है, या अदर से भी जो भी आएंगे वो कहाँ रहेंगे, मैट्रिक्स के अंदर। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आ चुके हैं हमारे पास। इससे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स 4 के पास यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम भी होते हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसके एटम भी होते हैं, या बोल सकते हैं हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये पता चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो तुरंत ही किसको पकड़ेगा, 2 प्रोटॉन को पकड़ेगा अपने साथ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को, और क्या बना देगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमने क्या देखा, जब एक NADH का मॉलिक्यूल का जो क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बना था, वो जब किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास, तो NADH डिहाइड्रोजन नाम के एंजाइम के द्वारा उसका ब्रेकडाउन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल जाएंगे, और NAD कहाँ चला जाएगा, दोबारा क्रेब्स साइकिल के पास। तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, FMN को, और H+ को कहाँ छोड़ देगा, मैट्रिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा कॉम्प्लेक्स FMN से FeS से यूबिक्विनोन से होता हुआ कॉम्प्लेक्स 3 के पास, वहां से साइटोक्रोम C जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास है, वहां से जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। वहां से जब वो चलेगा तो कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन जुड़कर क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन से जुड़कर एक वाटर का मॉलिक्यूल। ये NADH के लिए बात है। इसका मतलब हमने क्या देखा, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक NADH का मॉलिक्यूल, ठीक है, जब अपने इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराता है, चलाता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 से 4H+ निकालता है, कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास, IMS। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 से भी कितना निकालता है, 4H+ मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। कॉम्प्लेक्स 4 से निकालता है यहाँ पर 2H+ मेम्ब्रेन से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। तो देखते देखते कितने हमने निकाल दिए, 10H+ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, अब 10H+ एक NADH से निकला है, ठीक है, प्लस
एक निकलता है, बनता है एक वाटर का मोलिक्यूल की यहाँ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि 4H+ से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमारे पास 10H+ है, तो हम 10H+ को जब 4H+ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 2.5 एटीपी मोलिक्यूल का फॉर्मेशन। डिवाइड कर देंगे इसको, राउंड फिगर में कितने मान लेंगे, 3 एटीपी के मोलिक्यूल। यही हमने अभी तक पढ़ा है कि एक NADH2 मोलिक्यूल 3 एटीपी बनता है। क्लियर कट है। तो हमारे पास एक NADH का मोलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 से गुजरेगा तो एक वाटर का मोलिक्यूल प्लस 10H+ को मैट्रिक्स से कहाँ डाल देगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। तो उस टाइम पर वो कम से कम 3 एटीपी बनाता है। ऐसे बोलते हैं कि 3 एटीपी बना सकता है राउंड फिगर के द्वारा। ठीक है बच्चों, एक वाटर का मोलिक्यूल। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड के लिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड के टाइम पे क्या होता है भाई, हमारे पास ये होता है FADH के लिए, जिसका नाम क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या FADH2 डिहाइड्रोजनेज या कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो अभी क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या बनता है, FADH2 का मोलिक्यूल बनता है। अब FADH2 का मोलिक्यूल यहाँ जाएगा HDH एंजाइम द्वारा, जो हमने पहले डिस्कस किया, उसके द्वारा क्या होगा यहाँ इसका ऑक्सीडेशन। तो अपने इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन को यहाँ छोड़ देगा और दोबारा क्या बन जाएगा, FAD, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, दोबारा क्रेब्स साइकिल के अंदर आ जाएगी यूज के लिए। अब इस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वही पाथवे होगा। अब यहाँ से प्रोटॉन तो कहाँ रहेंगे, मैट्रिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करने आएंगे FAD के पास। FAD से एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, FAS के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो FAS से जाएंगे सीधे यूबिक्विनोन के पास। जो यूबिक्विनोन है वही हाइड्रोजन कैरियर है। तो जब ये यूबिक्विनोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से क्या लेगा, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन लेगा, 2 करके 4 लेगा, 2 प्रोटॉन लेगा यहाँ से इस तरीके से, 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन लेगा तो क्या बना देगा, UQH2। अब UQH2 बन चुका है, लेकिन जब ये रोटेट मोलिक्यूल है घूमेगा यहाँ से, तो रोटेट करते समय यूबिक्विनोन बन चुका, रोटेट करते समय अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, ये बच्चा ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B6 को। उसी टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चुके वीक पड़ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, यहाँ से जाएंगे साइटोक्रोम C तक। जिस समय ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे उसी टाइम पर जो ये प्रोटॉन यहाँ पर थे सीधे इस कॉम्प्लेक्स थर्ड से कहाँ निकाल दे जाएंगे, दोबारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। ठीक है, जा चुके 4+ कॉम्प्लेक्स थर्ड से FADH2 के द्वारा। लेकिन Fe जो सेकंड कॉम्प्लेक्स था इससे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पास आउट नहीं हुए, कहाँ मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं गए। किसी को भेजे, उसने कॉम्प्लेक्स थर्ड को भेजी। ठीक है, बाय यूबिक्विनोन, जो कि एक मोबाइल कैरियर मोलिक्यूल है, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर मोलिक्यूल। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपका। अब इसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, साइटोक्रोम C के पास। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक करके कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 के पास। सेम पैटर्न अपनाएंगे जैसे हमने पहले करा था NADH के लिए। यहाँ पर भी जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करेंगे, कॉपर 1 साइटोक्रोम में A3 से जाते हुए कहाँ निकल जाएंगे, मैट्रिक्स के पास। तो उस समय 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ 1 अपन ऑक्सीजन की 1 एटम या हाफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल जुड़ के बना देंगे वाटर का मोलिक्यूल। उसी टाइम पर 2H+ और यहां से कहां चले जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। ठीक है, यहाँ तक आपका। और देखते देखते हमारे पास H+ के नंबर कॉम्प्लेक्स मतलब जो NADH FADH2 मोलिक्यूल से जो कॉम्प्लेक्स चलेंगे तो उससे हमारे पास H+ के आयन कहाँ बढ़ जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के। जब H+ के आयन यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज की प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। और हमें क्या चाहिए था, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इन सब कॉम्प्लेक्स ने मिलकर NADH FADH के द्वारा क्या बना दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या जनरेट कर दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और यही हमको चाहिए था। जब H+ के नंबर यहाँ ज्यादा हो जाएंगे तो धीरे धीरे H+ के नंबर एक एक कर हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लोअर प्रोटॉन ग्रेडियंट से मूव करेंगे इसके द्वारा। 5th कॉम्प्लेक्स जिसकी क्या चैनल होती है, और इसके द्वारा फैसिलिटी डिफरेंस द्वारा जो F1 पार्ट, F0 वाला पार्ट था, इसे निकलते हुए कहाँ निकल जाएंगे, एक एक करके 4 प्रोटॉन वापस आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के पास। कितने आएंगे, 4H+, एक एक कर। तो उस समय एक ADP से प्लस PI से जोड़ के क्या बना देंगे, ATP का मोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया कि हमारे पास इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होगा। ये क्लियर है आपका। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड के बारे में। देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या क्या हुआ था हमारे पास। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या था, एक FADH2 का मोलिक्यूल था। जब FADH2 के मोलिक्यूल ने कॉम्प्लेक्स अपने सेकंड से तो कुछ काम नहीं किया, कॉम्प्लेक्स सेकंड ने ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ ना कुछ हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने पास नहीं हुआ। लेकिन जो इसका कॉम्प्लेक्स थर्ड था उसके द्वारा इसने क्या काम करा, 4H+ मैट्रिक्स से कहाँ डाल दिए, इंटरमेम्ब्रेन
स्पेस के पास। उसी टाइम पर कॉम्प्लेक्स 4 से 2H+ और डाल दिए मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास। तो देखते देखते 6H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ से क्या बना दिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया और 6H+, और हम जानते हैं कि 4H+ से एक ATP का फॉर्मेशन होता है। जब इसको हम 6H+ को 4H से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हमें ATP का फॉर्मेशन देने को मिलेगा, जो राउंड फिगर कितनी मान लेते हैं हम, 2 ATP। क्लियर हो गया कि NADH से 3 ATP कैसे बनता है, FADH से 2 ATP कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ATP देखो बने के, अब पूरा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। हमारे पास जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ था उस टाइम पर, अच्छा क्लियर है क्या ना, कि जब ग्लूकोज 5 से कौन सा एंजाइम काम करता है, ATP सिंथेसिस, जब ATP बनाता है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई थी। चलो बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज के लिए। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, उसी की तो बात कर रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो हमने देखा कि 10 NADH प्लस H+ के मॉलिक्यूल बने, और हमें पता कि एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP बनना था, कैसे हमें पता है, तो 10 से कितने बन जाएंगे, 1 से 3 तो 10 से 30 ATP। उसके बाद हमने देखा कि एक FADH2 से 2 ATP बनता है, तो हमारे पे FADH2 कितने थे ग्लूकोज से, 2 FADH2, तो 2 FADH2 कितनी ATP बजाएंगी, 4 ATP। उसके बाद हमारे पास 4 ATP बननी थी SLP लेवल पर, या डायरेक्ट ATP बननी थी, SLP लेवल भी डायरेक्ट ATP बननी थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी 4 ATP डायरेक्ट लेवल पर। जब डायरेक्ट लेवल ATP बननी थी, 2 पार्ट में बननी थी, कहाँ बननी थी, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा क्या था, क्रेब साइकिल या TCA साइकिल। ये हम थोड़ा भी समझ लेंगे। तो देखते देखते कितनी ATP होगी टोटल हमारे पास, 38 ATP। क्लियर बच्चों यहाँ तक आपका। हमारे पास ATP कितनी बनाना था ग्लूकोज से, 38 ATP। तो एक कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से 30 ATP हमें देखने को 38 ATP हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका ये हमारा ETS का पार्ट था। इसमें हमें 2 चीज़ हमें और याद रखनी है, जिनके बारे में मैंने पहले नहीं बताया था। साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल, जो साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और क्या है, मोबाइल मॉलिक्यूल है ये क्या है, मोबाइल मॉलिक्यूल, यानी ये चलता है, और चलते समय क्या लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो किसके रिसेंबल हो गया है, प्लास्टोसाइनिन के। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास, यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन भी कहाँ मिलता है हमें, ये मेम्ब्रेन में मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। जब ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये भी क्या है, मोबाइल मॉलिक्यूल है, मोबाइल मॉलिक्यूल है यहाँ पर। अगर ये मोबाइल मॉलिक्यूल है बच्चा, इसका मतलब ये घूमेगा, तो ये किसको लेकर घूमता है, हाइड्रोजन को। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये लेकर रोटेट करता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, यहाँ पर हाइड्रोजन कैरियर है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, जुड़ा हुआ किस तरीके से, ATP का फॉर्मेशन कैसे करेगा, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम करते हैं, आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद बात करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस या रेस्पिरेटरी शीट की, जो इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और है, एनसीईआरटी के डायग्राम है, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, फिर भी बता दूं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे दिया गया, देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो OP है, तो ये क्या हमारा इनर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसका ये वाला एरिया कौन सा होगा, F0, और ये एरिया होगा हमारे पास F1 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, ATP सिंथेटेज, जिसको पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं। ये एंजाइम ATP फॉर्मेशन करेगा कैसे, जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस IMS से मैट्रिक्स की तरफ हायर कंसेंट्रेट टू लोअर कंसेंट्रेट प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो एक एक करके 4 का 4H+ का, तो उस समय क्या बनेगा, एक ATP से प्लस PI से जुड़कर एक ATP का फॉर्मेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जिसको किसने दिया था, कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाला पोर्शन आपको याद होगा, उसी की हम बात करें, पीटर मिशेल्स ने 1961 के अंदर की बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।